Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes power. नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने समझा कि हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन क्या होता है। आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम मिलने वाले हैं हिस्ट्री के असली सुपरस्टार से। ये वो ग्रेट थिंकर्स हैं, वो महान विद्वान जिन्होंने सिर्फ हिस्ट्री लिखी नहीं, बल्कि हिस्ट्री को देखने, समझने और लिखने का पूरा तरीका ही बदल दिया। उनका काम इतना इंपॉर्टेंट है कि उनके बिना मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी नहीं होती जैसी आज है। एग्जाम के लिए बच्चों, ये चैप्टर का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। हर एक थिंकर पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो पूरी फोकस के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर, हमारा रोड मैप। हम इस चैप्टर को 4 सिंपल हिस्सों में मास्टर करेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री से, जिन्होंने इसकी नींव रखी। फिर हम जर्मनी चलेंगे और द जर्मन स्कूल ऑफ थॉट की डिसिप्लिन और लॉजिक को समझेंगे। उसके बाद हम कार्ल मार्क्स के पावरफुल आइडिया हिस्ट्री एज क्लास स्ट्रगल को आसानी से डिकोड करेंगे। और आखिर में हम 20th सेंचुरी की द न्यू हिस्टोरियोग्राफी को एक्सप्लोर करेंगे, जिसने हिस्ट्री का दायरा आसमान तक फैला दिया। इस स्ट्रक्चर से आपको हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स डाइव इन। तो बच्चों, शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आर्किटेक्ट कौन होता है? सिंपल है, जो एक बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है, उसकी नींव रखता है। बस ये वही थिंकर्स हैं जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग की बिल्डिंग की नींव रखी, द फाउंडेशन। इनके आइडियाज के बना हिस्ट्री आज भी शायद सिर्फ राजा रानी की कहानियां ही होती। आइए मिलते हैं हमारे पहले आर्किटेक्ट से। हमारे पहले थिंकर हैं रेने डेकार्त। टाइम पीरियड हमेशा याद रखिए, 1596 से 1650। आपकी टेक्स्ट बुक इन्हें फोरमोस्ट अमंग स्कॉलर्स कहती है। इसका मतलब है उस दौर के सबसे आगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स में से एक। और इनके नाम के साथ बच्चों एक कीवर्ड हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, डाउट। हिंदी में हम कहेंगे शक या संदेह। यही उनका सबसे बड़ा हथियार था, उनका बिगेस्ट टूल। अब टेक्स्ट बुक की लाइन पर आते हैं। देखिए क्या लिखा है। He insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. चलो इस लाइन को तोड़कर समझते हैं। पहला पार्ट है वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी। इसका मतलब है किसी भी डॉक्यूमेंट की विश्वसनीयता को जांचना, यह चेक करना कि डॉक्यूमेंट कितना सच्चा है, कितना ट्रस्टवर्दी है। दूसरा पार्ट है क्रिटिकली एग्जामिनिंग। इसका मतलब है किसी डॉक्यूमेंट को आंख बंद करके बिलीव नहीं करना, उस पर सवाल उठाना, उसको एनालाइज करना। बच्चों, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था उस टाइम के लिए। उससे पहले जो पुरानी किताबों में लिखा होता था उसे लोग सच मान लेते थे। डेकार्ट ने कहा नो, पहले प्रूव करो कि यह सच है। यही वो स्टेप था जिसने हिस्ट्री को कहानियों से साइंस की तरफ बढ़ाया। अपनी फेमस बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड में एक गोल्डन रूल दिया, जो आज भी हर रिसर्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रूल है नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। मतलब किसी भी चीज को तब तक सच मत मानो जब तक उस पर शक करने की हर एक वजह, हर एक रीजन पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, डाउट कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये सच को ढूंढने का एक टूल है। ये 2 मार्क क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज डेकार्ट्स कार्डिनल रूल फॉर रिसर्च? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, डेकार्ट के बाद हमारे दूसरे आर्किटेक्ट हैं वॉल्टेयर। टाइम पीरियड 1694 से 1778। बच्चों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, उनका ओरिजिनल नाम था फ्रांसवा मारी आरियोएथ और वो फ्रेंच थे। इन्हें एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिला? लेट्स फाइंड आउट। वॉल्टेयर ने एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यानी सच क्या था, और क्रोनोलॉजी यानी इवेंट्स किस ऑर्डर में हुए, बस इतना जानना काफी नहीं है। उससे पहले हिस्ट्री सिर्फ राजाओं, उनकी लड़ाइयों और उनकी पॉलिटिक्स के बारे में होती थी। वोल्टेयर ने कहा यह तो अधूरी हिस्ट्री है। उन्होंने कहा टू ट्रूली अंडरस्टैंड द पास्ट, हमें उस समय के सोशल ट्रेडिशंस यानी सामाजिक रीति रिवाज, ट्रेड यानी व्यापार, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर यानी खेती को भी समझना पड़ेगा। एक तरह से उन्होंने हिस्ट्री का फोकस महल से बाजार की तरफ, किंग से कॉमन मैन की तरफ शिफ्ट कर दिया। और इसी सोच से एक नया आइडिया पैदा हुआ, दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। मतलब इतिहास लिखने के लिए मानव जीवन के हर पहलू को समझना जरूरी है। सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, सब कुछ।
इसीलिए बच्चों वोल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री के कैनवस को एक छोटे से पेपर से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना दिया। दिस इज अ परफेक्ट शॉर्ट नोट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। तो डेकार्ट और वोल्टेयर ने फ्रांस में हिस्ट्री की नींव रखी। अब हमारी कहानी फ्रांस से जर्मनी जाती है। यह है हमारा सेक्शन 2। यहां 19th सेंचुरी में थिंकर्स का एक नया ग्रुप सामने आया जिसे हम कहते हैं द जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। इन लोगों ने हिस्ट्री में एक नया पावरफुल एलिमेंट जोड़ा, स्ट्रिक्ट लॉजिक एंड रिगर, यानी तर्क और कठोरता। इस स्कूल के पहले इंपॉर्टेंट थिंकर है जॉर्ज विल्हेम फ्रिडरिच हेगल। ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। देखिए, हेगल ने 2 इंपॉर्टेंट बातें कहीं। पहली, हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर, यानी हिस्ट्री को बेमतलब की कहानियों की तरह नहीं बल्कि एक लॉजिकल सिस्टमैटिक तरीके से पेश करना चाहिए। और दूसरी, द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस, यानी हिस्ट्री रैंडम इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है, एक सीधी लाइन में आगे बढ़ रही है और इंसानी तरक्की यानी प्रोग्रेस को दिखा रही है। हेगल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था। He believed that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth. इसका आसान मतलब यह है कि हिस्ट्री पत्थर की लकीर नहीं है, वो समय के साथ बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि जैसे जैसे हमें नए सबूत यानी न्यू एविडेंस मिलते हैं, हमारी हिस्ट्री की समझ भी बेहतर होती जाती है। इसका बेस्ट इंडियन एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सोचो, जब उसकी स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाएगी तो हमारी हिस्ट्री की किताबें ज़रूर अपडेट होंगी ना। बस हिस्ट्री हमेशा इवॉल्व होती रहती है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक इट इज़ गुड टू नो दिस बॉक्स है। ये हेगल का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। इसका नाम है डायलैक्टिक्स। ये क्या है? वेल, इट इज़ अ मेथड ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स। आसान भाषा में समझते हैं, हमारा दिमाग चीज़ों को उनके ऑपोजिट से ही समझता है। आप गुड को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको बैड का मतलब ना पता हो। आप ट्रू को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको फॉल्स का मतलब ना पता हो। हेगल ने कहा कि हिस्ट्री भी बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ती है, 2 ऑपोजिट आइडियाज के टकराव से। इस प्रोसेस डायलैक्टिक्स के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। फर्स्ट, एक थीसिस होता है। यह एक शुरुआती आइडिया है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो थीसिस है, राजा के पास सारी पावर होनी चाहिए। फिर इसके ऑपोजिशन में एक एंटी थीसिस आता है, एक ऑपोजिट आइडिया, जैसे नहीं, सारी पावर जनता के पास होनी चाहिए। अब इन दोनों आइडियाज में टकराव होगा, बहस होगी, और इस लॉजिकल डिस्कशन से एक नया बेहतर आइडिया निकलेगा। उसे कहते हैं सिंथेसिस। जैसे चलो एक राजा रखते हैं, लेकिन उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए जनता की एक पार्लियामेंट भी बनाते हैं। इस सिंथेसिस में थीसिस और एंटीथीसिस दोनों के अच्छे पॉइंट शामिल होते हैं। यही है हेगल का डायलैक्टिक्स। ये 3 मार्क क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सप्लेन हेगल्स डायलैक्टिक्स। ओके, जर्मन स्कूल के नेक्स्ट सुपरस्टार हैं लियोपोल्ड वॉन रैंके। ये बर्लिन यूनिवर्सिटी से थे। बच्चों, इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक फ्रेज फ्लैश होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने हिस्ट्री राइटिंग को एकदम साइंटिफिक बना दिया, जैसे केमिस्ट्री लैब में कोई एक्सपेरिमेंट होता है। रैंके ने 3 बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। फर्स्ट, द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। डेकार्ट की तरह उन्होंने भी सवाल पूछने पर जोर दिया। सेकेंड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब वो सोर्स जो उस टाइम पीरियड में ही बनाया गया था। और थर्ड, ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद अ हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे अशोकन एडिक्ट्स। हम अशोक के बारे में जानने के लिए किसी कहानी की किताब पर नहीं, बल्कि उन ओरिजिनल पत्थरों पर लिखे इंस्क्रिप्शंस पर भरोसा करते हैं। दिस इज रैंकेज मेथड इन एक्ट। क्रूशली, रंके ने इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री को सख्ती से क्रिटिसाइज किया। उन्हें हिस्ट्री में मनगढ़ंत कहानियां मसाला डालना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि अगर हम उनके साइंटिफिक मेथड को फॉलो करें तो इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ। हम जान सकते हैं कि असल में क्या हुआ था। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द साइंटिफिक फैक्ट बेस्ड अप्रोच ही ब्रॉट टू हिस्ट्री। अब हम 19th सेंचुरी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। रैंके की साइंटिफिक हिस्ट्री के बाद एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। दिस इज सेक्शन 3, हिस्ट्री एज क्लास स्ट्रगल। और इसके सेंटर में थे एक ही आदमी, कार्ल मार्क्स। यह है कार्ल मार्क्स। टाइम पीरियड 1818 से 1883। उनका सबसे इंपॉर्टेंट थीसिस यानी मूल विचार क्या था? देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। उन्होंने कहा हिस्ट्री हेगल के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में नहीं है,
ये जिंदा लोगों के बारे में है। और इंसानों के रिश्ते किस चीज पर डिपेंड करते हैं? दो चीजों पर। पहला, फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल, रोटी, कपड़ा, मकान। और दूसरा, कौन कंट्रोल करता है द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो साधन जिनसे ये जरूरतें पूरी होती हैं, जैसे जमीन, फैक्ट्रीज, मशीन्स। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल था, हु ओन्स द स्टाफ? मार्क्स ने कहा कि द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। सिंपल है, ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये सबको बराबर नहीं मिलते, और ये इनइक्वालिटी, ये असमानता समाज में एक डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस पैदा करती है। इससे दो मेन क्लासेस बन जाती हैं, एक जिनके पास सब कुछ है, द हैव्स यानी मालिक लोग, और दूसरी जिनके पास सिर्फ अपनी मेहनत है, द हैव नॉट्स यानी मजदूर। और इन्हीं दो क्लासेस के बीच हमेशा एक संघर्ष, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जिसे उन्होंने नाम दिया क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष। तो मार्क्स अपने सबसे फेमस कंक्लूजन पर पहुंचे, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, यानी मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उनके हिसाब से हर युग में जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो दूसरे क्लास को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है, यानी उसका आर्थिक शोषण करता है। उनकी बुक दास कैपिटल एक ऐसी ट्रीटिस है जो आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। बच्चों, इसको मार्क कर लीजिए, कार्ल मार्क्स इस थ्योरी इज अ 5 मार्क क्वेश्चन गारंटीड। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 4, द न्यू हिस्टोरियोग्राफी। यहां हम 20th सेंचुरी में एंटर करते हैं, जहां हिस्ट्री का दायरा, इट्स स्कोप लिटरली एक्सप्लोड हो गया। अब हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या वॉर्स तक सीमित नहीं रही, नए नए सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हुए। 20th सेंचुरी की शुरुआत में फ्रांस में एक नया स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी शुरू हुआ, जिसका नाम था अनाल स्कूल। इस स्कूल ने कहा कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स के बारे में नहीं है। उन्होंने हिस्ट्री में नई चीजें शामिल की, जैसे क्लाइमेट यानी मौसम, लोकल पीपल यानी आम लोग, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स यानी सामाजिक बंटवारा, और कलेक्टिव साइकोलॉजी यानी लोगों की सामूहिक सोच। बेसिकली इन्होंने हिस्ट्री को टोटल हिस्ट्री बना दिया, जिसमें कुछ भी बाहर नहीं था। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इसका मतलब है द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, यानी इतिहास को औरतों के नजरिए से, विमेन्स पर्सपेक्टिव से फिर से लिखना। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थी सिमोन दे बोवार, जो फ्रेंच थी। उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री में विमेन को इंक्लूड करने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हमें रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री पर जोर देना चाहिए। मतलब अब तक जो हिस्ट्री लिखी गई है वो मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, हमें उस पूरे फ्रेमवर्क को ही चैलेंज करना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, फैमिली लाइफ जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च शुरू हुई, जो पहले इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते थे। और अब हम मिलते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे रैडिकल थिंकर से, मिशेल फूको। ये 20th सेंचुरी के फ्रेंच हिस्टोरियन थे। उन्होंने अपनी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में कहा कि अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट, यानी इवेंट्स को 1, 2, 3, 4 के ऑर्डर में लगाना गलत है। उनका गोल अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ तक पहुंचना नहीं था, बल्कि पास्ट में हुए वेरियस ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करना था। जैसे वो ये नहीं पूछते थे कि जेल कब बनी, वो पूछते थे सजा देने का तरीका पब्लिक में कोड़े मारने से बंद कमरे में कैद करने तक कैसे बदला। ये सोच का बदलाव, द ट्रांजिशन, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फूको ने ऐसे एरियाज पर स्टडी की जिनको पहले हिस्टोरियंस ने अनएक्नॉलेज छोड़ दिया था, यानी उन पर ध्यान नहीं दिया था, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी पागलपन का इतिहास, साइंस ऑफ मेडिसिन यानी दवाइयों का विज्ञान, और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन यानी जेल का सिस्टम। इन टॉपिक्स को हिस्ट्री में लाकर फूको ने हिस्टोरियोग्राफी के स्कोप को अनंत कर दिया। उन्होंने प्रूव किया कि हर चीज की एक हिस्ट्री होती है। ऑलराइट, चलो एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं। बच्चों, इस टेबल का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र है। चलिए रिवाइज करते हैं। डेकार्ट ने हमें दिया डाउट, वोल्टेयर ने हिस्ट्री को एक्सपैंड किया तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हेगल ने प्रोग्रेस समझाया थ्रू डायलेक्टिक्स, रैंके ने जरूरत बताई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, मार्क्स ने हिस्ट्री को डिफाइन किया एज क्लास स्ट्रगल, एनालिस्ट स्कूल ने बनाया टोटल हिस्ट्री, फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस लेकर आए वुमेन्स पर्सपेक्टिव, और आखिर में फुको ने फोकस किया ऑन द ग्रेट ट्रांजिशंस इन थॉट। दिस स्लाइड इज योर की टू मास्टरिंग दिस चैप्टर। तो बच्चों, आज हमने सिर्फ कुछ नाम और डेट्स नहीं सीखे हैं, यू हैव लर्नड हाउ टू थिंक लाइक अ हिस्टोरियन। इन सभी स्कॉलर्स ने हमें सिखाया है कि हिस्ट्री को क्रिटिकली देखना, सवाल पूछना और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स से सोचना कितना जरूरी है। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट की स्टडी नहीं है, ये प्रेजेंट को समझने का एक तरीका है। अपनी पढ़ाई में और अपनी लाइफ में इन स्किल्स को जरूर यूज कीजिए। हमेशा सवाल पूछते रहिए,
keep questioning. This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.